यार आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर है बेतिया से, जहां के बेतिया के मठ मझरिया गांव में एक युवक को लोगों ने पिटाई की। युवक पर एक घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप था, जिसके बाद लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला और बिजली के खंभे में बांधकर पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी युवक को लोगों ने जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। बोल क्या कहता रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या हालात हैं? जी मैं बता दूं आपको कि ये गौनाहा थाना क्षेत्र का मठ मझरिया गांव है, जहां की ये घटना घटी है। लोगों ने काफी बुरी तरह उसकी पिटाई की है और आरोपी जो युवक था उस पर भी आरोप है कि वो पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। तो लोगों में काफी आक्रोश था पहले से ही, और आक्रोश आज वो फूट पड़ा। लोग उसको घर से खींच कर लेकर बाहर आए, मारा पीटा, उसे पूरे बाजार में घुमाया गया और उसके साथ बहुत ही मतलब ये एक तरह से कहे तो लोगों ने लोग का जो सब्र का बांध था वो आज टूट गया है, जिस तरह से उस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग जो है काफी आक्रोशित थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया है। छानबीन की जा रही है और पीड़ित जो महिला थी उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी जो युवक है उसको जेल भेजने की कवायद की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इधर न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं। तो भीड़ ने अपने हाथ में कानून लिया, लेकिन इस भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सवाल यही है। सवाल यह है कि भीड़ सड़क पर पिटाई करना कैसी समझदारी है इस भीड़ की, जो सड़क पर सरेआम पिटाई करती है। अगर युवक की गलती को पुलिस को अगर इसकी जानकारी दी जाती कि इसने गलती की है तो एक बात होती, लेकिन वो जानकारी भी नहीं दी गई। और दरभंगा से अगली खबर, जहां के माधोपट्टी गांव में एक चोर को ग्रामीणों ने पीटा है, रंगे हाथ पकड़ा, उसके बाद जमकर धुनाई शुरू कर दी गई। भीड़ का इंसाफ ऐसा था कि चोर को घंटों बंधक बनाए रखा गया। चोरी की गई सामान के रिकवरी के लिए पूछताछ होती रही। पिटाई के बाद चोर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और इसकी निशानदेही पर चोरी के सामान बरामद किए गए। भीड़ का इंसाफ ऐसा था कि ग्रामीण कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर, जावेद इकबाल अंसारी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं जावेद। और आरजेडी में शामिल होने पर जावेद इकबाल का बयान है कि माथा खराब हो गया था, इसलिए जेडीयू में गया था। लालू जी का दामन छोड़कर मैं लालू जी के साथ था, लालू जी के साथ हूँ। बीच में कहीं दिमाग मेरा खराब हो गया था। मैं गलती किया था इस जो नीतीश जी के साथ। तो आरजेडी में शामिल होने पर जावेद इकबाल का बयान आपने सुना कि गलती उनसे हो गई थी जो वो जेडीयू में शामिल हुए थे। शुरू से ही लालू के रहे हैं, लालू प्रसाद के रहे हैं, और ऐसे में ठीक इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले दल बदल की जो राजनीति है शुरू हो चुकी है। और जावेद इकबाल अंसारी के जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने चुटकी ली है। जावेद साहब को आजादी है, वो जिस पार्टी में चाहे जाएं, लेकिन वो उन्होंने एक सियासी पार्टी छोड़ करके एक कॉरपोरेट घराने में उन्होंने एंट्री मार रहे हैं। उनको सचेत रहना चाहिए कि यहां नीतीश कुमार जी ने उनको फ्री में, मुफ्त में एमएलसी नॉमिनेट किया था, वहां उनको फीस भी देनी पड़ सकती है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, जो खबर आ रही है कि जावेद ने पार्टी बदल ली और उन्हें ब्रह्मज्ञान हो गया, ब्रह्मज्ञान अचानक कैसे हुआ? देखिए विवेक, ये अचानक की बात नहीं। आपको याद होगा कुछ महीना पहले जावेद इकबाल अंसारी रांची में जाकर लालू यादव से मुलाकात भी उन्होंने किया था। उस वक्त भी काफी हंगामा मचा था और उस वक्त जब उनसे पूछा गया था, बोले कि मैं लालू यादव से मुझे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, इस वजह से मिलने आया हूँ। लेकिन आज जब हम लोग आरजेडी कार्यालय के पास थे, उस वक्त जब जावेद इकबाल अंसारी से हमारी मुलाकात हुई, जब हमने पूछा कि आप आरजेडी कार्यालय के पास पहुंचे हुए, तब उन्होंने बोला कि मैं आरजेडी में ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं जेडीयू को छोड़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस्तीफा काफी पहले सौंप दिया था, लेकिन आज विधिवत रूप से वो आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन जावेद इकबाल अंसारी वो है विवेक जो सम्राट चौधरी के साथ जो 13 विधायकों ने पाला बदला था, आरजेडी छोड़कर जेडीयू को दामन थामा था, उसमें से जावेद इकबाल अंसारी भी थे, जो बाद में मंत्री भी बने थे।
और बाद में जेडीयू ने एमएलसी बनाया था, लेकिन अब उनका जेडीयू का टर्म, एमएलसी का टर्म भी खत्म हो गया था और फिलहाल वो जेडीयू में किसी पद पर नहीं थे। तो जाहिर सी बात है अब चुनाव का समय है और उन्हें लगता है कि आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है और बांका विधानसभा से बांका से उनकी नजरें भी है चुनाव लड़ने की, तो इस वजह से उन्होंने पाला बदला। और जाहिर सी बात है, देखिए अब चुनाव का समय आप कई ऐसे नेता, कई ऐसे चेहरे आपको दल बदल करते दिखेंगे और शुरुआत एक तरीके से अगर आप देखें तो जावेद इकबाल अंसारी ने कर दिया है। चलिए, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जावेद इकबाल अंसारी शामिल हो चुके हैं। पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना विश्वविद्यालय में परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बैठक हुई है और इसमें फैसला हुआ इस बैठक में कि छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और जल्द ही परीक्षा ली जाएगी। बीए पार्ट 3 की परीक्षा जुलाई में ली जा सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीए पार्ट 3 की परीक्षा जो है और सब पेपर हो गए थे, एक पेपर नहीं हो पाया था, शेड्यूल था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया था। उसका परीक्षा करवाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन जो है उसके आधार पर ही होना है। और बांका से अगली खबर, जहां पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगटी नदी पर बना डायवर्जन बह गया है और ऐसे में शंभूगंज असरगंज मुख्य मार्ग पर पानी भर आया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और लोगों की माने तो पिछले कुछ महीनों से पुल का निर्माण बंद होने की वजह से ऐसे हालात बने हैं। तो एक साथ 2 तस्वीरें, कल और आज की तस्वीरें हैं जब ये डायवर्जन टूटा था और आज टूटे हुए डायवर्जन को किस तरीके से सड़क के जरिए पार कर रहे हैं। खतरा काफी है लेकिन मजबूरी भी है, उस पार जाना है। तो 2 दिन में 2 डायवर्जन टूटे हैं। एक साथ 2 तस्वीरें, कल चांदन नदी का डायवर्जन टूटा और आज गंगटी नदी पर बना हुआ डायवर्जन टूट गया। और चलिए खबर को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो खबर को समझने की बात यह है कि ऐसे पुल पार करना बेहद खतरनाक होगा और ऐसे पार करने से हो सकता है कोई बड़ा हादसा और बाढ़ के दौरान स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जो स्थिति अभी लग रही है। समस्या को जल्द दूर करने की जरूरत है और स्थायी निदान एकमात्र हल है। तो इधर भागलपुर में बाढ़ और कटाव से बचाव का काम भी जारी है। मानसून को देखते हुए बांध और सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। मानसून के दस्तक के साथ ही भागलपुर जिला प्रशासन रेन कट के शिकार या ध्वस्त तटबंध की मरम्मती के कार्य में जुट गया है। नाथनगर का चंपा नाला नदी का यह इलाका है जहाँ पिछले साल गंगा के उपनाने से जो है यह रेन कट का शिकार हो गया था और सड़क का बहुत बड़ा भाग जो है इसमें ध्वस्त हो गया था। किसी तरह NHAI के द्वारा जो है इसे मरम्मती कर मोटरेबल बनाया गया था, लेकिन अब जब फिर मानसून का दस्तक हो गया है तो इसकी मरम्मती का काम आप देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है। बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है, क्योंकि यह जो इलाका है न केवल भागलपुर बल्कि राजधानी समेत, बिहार के राजधानी समेत कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग है और यही कारण है कि यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है बोल्डर पिचिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी तटबंध या ध्वस्त हुए जो रेनकट के शिकार हुए सड़क हैं उसकी मरम्मती का कार्य भी लगातार यहाँ पर जारी है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए पीएम के संवाद से सीधे आपको हम जोड़ते हैं कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार
20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे
कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन्स पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी, वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने एक एक बात पर कोरोना काल में जो उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सभी बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा है। मास्क की उपयोगिता और सबसे बड़ी बात कि उसे किस तरीके से उपयोग में लाना है और इसे एक लक्ष्य के तौर पर ही अपने मन में आप स्थापित कर लें कि मास्क का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी है। तो फिलहाल आप सुन पा रहे थे सीधे प्रधानमंत्री को, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं जिसमें ऐसी बातें हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि किस तरह से हम रिफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, उनमें भी एक तेजी आई है, आनी शुरू हो गई है और उस मंजिल को हम जल्द से जल्द पा पाएंगे। और इधर मुंगेर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवक के सर में चोट के निशान हैं। मृत युवक शामपुर थाना क्षेत्र बैजलपुर पंडित टोला का रहने वाला था। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
और कटिहार में नगर निगम के वर्तमान उपमेयर और पूर्व महापौर विजय सिंह के बीच जारी लड़ाई में विकास कार्य ठप हो गया। सालाना 425 करोड़ के बजट वाले नगर निगम में करीब 2 साल से आपसी राजनीति की लड़ाई में विकास का काम अवरुद्ध था और ऐसे में नगर निगम क्षेत्र से जुड़े 264 योजनाएं लंबित हैं। शहर में जल जमाव है, गंदगी है और विकास नहीं होने से आम लोगों के साथ पार्षद भी परेशान हैं। डिप्टी मेयर और पूर्व मेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज सबसे पीछे में गिना जा रहा है। ये साल भर के कुछ लोग, कुछ मठाधीश इसमें घुसे हुए हैं जो बाहर से भी इस पर चाहते हैं कि नगर निगम का बदनामी हो। चूंकि हम उसमें लगातार 9 साल से महापौर थे, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। 168 योजना गली नली योजना जी, और इसमें कई चीज है जो हर घर को जल नल है उसमें हार्म कर रहा है, प्रधानमंत्री आवास हार्म कर रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।